हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। बैक टू द बेसिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दिसंबर का महीना लगभग पार होने वाला है और मई के महीने में है आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम। यानी कुल मिलाकर के आपके पास बचे हैं 5 महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई लास्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो कुल 5 महीने हैं एग्जैक्ट। अब अगले 5 महीने में आप ऐसा क्या करें कि आपका ना तो प्रीलिम्स रुके, और अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो आने वाले मेंस के लिए भी आप लार्जली प्रिपेयर्ड रहें। बाकी इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। मेंस के बाद 2 महीने का ब्रेक ही रहता है रिजल्ट के बीच में, और रिजल्ट के बाद भी डेढ़ महीने के बाद लगभग आपका इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होता है। तो उसके लिए आपको अभी से उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस, इसके लिए आपको लार्जली रेडी रहना होगा, एंड स्पेशली प्रीलिम्स के लिए आपको रेडी रहना होगा। जो पहले प्रिपेयर करते थे, यानी 2017, 18, 19, 20, 21 में जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते थे, वो लोग लास्ट के 2 से 3 मंथ्स स्पेशली प्रीलिम्स के लिए रिजर्व रखते थे। लेकिन 2023 का जो पेपर था प्रीलिम्स का, अपने आप में ये काफ़ी अतरंगी पेपर था, थोड़ा यूनिक था, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी आप इसको कह सकते हैं। और पेपर में क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न अलग था। क्वेश्चंस लार्जली वही थे जो पहले पूछे जाते हैं थे, यानी उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस थे। बट जो ऑप्शंस का मेथड था वो एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट हो गया, जिसके कारण से आपको एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के आप आंसर कर सकते थे। साथ के साथ इस प्रीलिम्स के साथ साथ जो सीसेट का पोर्शन था दोस्तों, वो भी थोड़ा कठिन था। इवन दो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है कि मैथ्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हुए बिना भी आप सीसेट का पेपर आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन उस 2 घंटे के अंदर में कम से कम समय में आपके अंदर ये बुद्धि आ जाना कि इस पेपर में मैथ्स एक्चुअली में छूने वाला नहीं है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कॉम्प्रिहेंशन में ही करना है और रीजनिंग में करना है, ये कई बार नहीं हो पाता है। तो इसमें मैं आपकी कोई बुराई नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2 घंटे में 10-15 मिनट अगर आप 2-3 क्वेश्चन से जूझने में लगा दिए, फिर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा और 2 घंटे का टाइम तुरंत फिसल जाता है दोस्तों। तो इसलिए इस कंडीशंस को देख करके, जो चेंजिंग कंडीशंस यानी प्रीलिम्स का डिफिकल्ट होना प्लस थोड़ा सा अतरंगी सीसेट का आना, इन कंडीशंस को देख करके मतलब मैं और बाकी लोग भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको अपना प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो फोकस है वो थोड़ा पहले शिफ्ट कर देना चाहिए। यानी अभी तक अगर आप 80-90% फोकस मेंस में कर रहे थे और थोड़ा बहुत प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, तो धीरे धीरे यानी अभी से आपका फोकस 50-60% प्रीलिम्स में हो जाना चाहिए। और जनवरी के बाद तो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ो भैया, क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा तो आप मेंस के लिए कुछ तो हाथ पैर मारोगे ही। तो अभी से ही आपको अपना पूरा फोकस, एंटायर फोकस यानी मेजॉरिटी फोकस आपको प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करना होगा। अब क्या क्या करना है प्रीलिम्स के लिए, तो देखिए क्या क्या करना है, और उसमें मैं आपकी कहाँ कहाँ हेल्प करूँगा मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो बेसिक बुक्स को पढ़ना है। बेसिक बुक्स यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इन सारे सब्जेक्ट्स जो बेसिक बुक्स है, जहाँ एनसीईआरटीज रेलिवेंट है एनसीईआरटीज, फिर पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी का या तो मृणाल सर का नोट्स या फिर रमेश सिंह सर की बुक, या फिर जो भी बुक आपकी है, या इन्वायरमेंट की या तो शंकर आईएएस की बुक या पीएमएफआईएएस की बुक, जो भी आपको पढ़ना है। देखो अभी से ज़्यादा अपना बुक चेंज मत करो, मैं बोल रहा हूँ जो आपके पास है और जो आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ना है और कई बार पढ़ना है, ठीक है। मतलब मिनिमम अभी से प्रीलिम्स तक आप 4 टाइम्स पढ़ सकते हैं। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट रीडर नहीं हूँ, मैं लगभग एवरेज स्पीड का रीडर हूँ। तो ये आपको काम करना है, लगभग 4 टाइम्स आपको रिवीजन करना है अपने एंटायर मटेरियल को, ठीक है। साथ के साथ बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें आएंगी रटने की, जैसे नेशनल पार्क्स कितने हैं, कहाँ हैं, कितने नए नेशनल पार्क्स आ गए तो उनके बारे में जानना होगा। टाइगर रिजर्व्स कहाँ हैं, कितने हैं, अगर कोई नया आ गया हो उसके बारे में जानना होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सब आपको रटना होगा। फिर रामसर साइट्स, ये सब आपको रटने होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ लगभग 10 से 15 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि आपको तो याद ही करना है, ठीक है। तो उसका कॉम्बाइंड वीडियो मैं भी लाने की कोशिश करूँगा, नहीं भी मैं लाता हूँ तो एटलीस्ट मैं आपको टॉपिक सजेस्ट कर दूंगा, तो आप उसका वीडियो सीधे यूट्यूब पे डालना, आधे 1 घंटे का 1.5 घंटे का आपको वीडियोज मिलेगा, एक साथ उसको निकाल करके आप लिख लेना और उसको एकदम याद कर लेना है आपको कि ये रामसर साइट कहाँ पर है तो यहाँ पर है। क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ ही रहा है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया था और उसके 21 में भी आया था।
यानी जैसे होकेरा रामसर साइट्स कहाँ पर है, तो हिमाचल और ये में आपको कंफ्यूज कर देंगे पंजाब में। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो जो रटने वाले टॉपिक्स हैं 10 से 15 होंगे, उनमें से एक आधा आपका क्वेश्चन लड़ता है। ठीक है, उसके बाद है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आप लोगों के लिए ये करूँगा कि जैसे मंथ वाइज मैगजीन्स अभी से पढ़ना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। जो लोग अप्रैल या मई से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, तो अब तो आप मंथ वाइज मैगजीन्स नहीं पढ़ पाएंगे। अब आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज मैगजीन्स, लेकिन टॉपिक वाइज मैगजीन्स आएगा लास्ट के 2 मंथ्स में, यानी PT 365। बट मैं ऐसा आप लोगों के लिए करूँगा कि जो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का जो मैगजीन है, उसका पॉलिटी कंटेंट को मैं एक जगह आपको करा दूंगा, इकोनॉमी कंटेंट एक जगह, यानी मैं सब्जेक्ट वाइज आपका मई से लेकर के दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स अभी करा दूंगा। फिर जैसे जैसे नए मैगजीन्स आएंगे कोशिश करेंगे कि उनको भी कवर करते चले जाएं। तो ये काम तो मैं आपका कर दूंगा। फिर जितने भी GS सब्जेक्ट्स को आपने रिवाइज किया है, स्टैटिक पोर्शन से मैं लगभग 6 से 7 हज़ार MCQs टारगेट कर रहा हूँ। ऑलरेडी हिस्ट्री के 7 से 800 MCQs मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स हेड के अंदर में। और ज्योग्राफी का MCQ अभी चल रहा है। ज्योग्राफी के बाद मोस्टली चांस है कि पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस एंड टेक इत्यादि सब्जेक्ट्स के MCQs मैं आपको कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, अपना स्टैटिक पोर्शन का बुक्स रिवाइज करना है 4 टाइम्स, स्टैटिक MCQ सॉल्व करना है बैक टू द बेसिक्स के चैनल से। जो करेंट अफेयर्स मैगजीन में करा रहा हूँ आपको अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का भी, एक एक वीडियो थोड़ा बड़ा आएगा, मे बी 3 से 4 घंटे का, या उससे भी थोड़ा बड़ा आ सकता है। तो देखो, अगर मैं एक बार में बैठ के वो पूरा आपके लिए शूट कर सकता हूँ, तो आप एक बार में बैठ के उसको सुन तो सकते ही हो। और सुनना नहीं है सिर्फ, उसको सुनिए, और प्रीलिम्स ओरिएंटेड में आपको बता दूंगा कि ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं गेस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो प्रीलिम्स में आ ही जाएगा या नहीं आएगा, ठीक है, बट वैसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, इस आधार पर मैं बताऊंगा कि ये प्रीलिम्स में आ सकता है, आप उसको नोट डाउन कर लेना। ये आपको काम करना है, बहुत इजी काम है, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये 3 काम आप करोगे, स्टैटिक के MCQs लगाओगे, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन के बुक्स पढ़ोगे, करेंट अफेयर्स का वीडियोज में आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको सुनोगे और उससे नोट्स बना लोगे। ये काम लगभग आप जनवरी एंड तक या 10 से 15 फरवरी तक कर लोगे। एक राउंड आपका स्टैटिक रिवीजन भी हो जाएगा तब तक। फिर आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे पैरेलल में मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे और इन्हीं सारे प्रोसेसेस को रिपीट करोगे। यानी स्टैटिक के बुक्स को फिर से पढ़ना है, करंट अफेयर्स जो आपने कॉपी में लिखा है उसको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है, और स्टैटिक पोर्शन का MCQs फिर से लगाना है, या तो फिर से मेरे ही वीडियो से लगाओ, या दूसरी बार आप क्या करो कि कोई दूसरा रिसोर्स चूज कर लो, जैसे दिशा पब्लिकेशन का बुक उठा लो, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक उठा लो, मैग्रो हिल पब्लिकेशन का बुक उठा लो, फोरम IAS या दृष्टि IAS जैसे जो अच्छी कोचिंग्स हैं वो लोग भी टॉपिक वाइज MCQs प्रोवाइड करते हैं, उनको उठा लो। बट कोई भी एक सोर्स पूरा उठा लेना है, उससे पूरा स्टैटिक का MCQs लगाना है, और साथ के साथ लगभग रेगुलर इंटरवल पर फुल लेंथ आपको MCQs टेस्ट देने हैं। ये तो हो गया आपका सिर्फ GS का काम दोस्तों। बची बात CSET की। CSET के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, IIT और CAT की तैयारी करनी होगी। देखिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। ऐसा कई लोग बोल रहे हैं पिछले साल से कि मैथ्स तो बहुत टफ हो गया है, तो अब जो है सिर्फ IITians या CAT जो लोग निकाल सकते हैं उन्हीं का मैथ्स होगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स पिछले साल टफ था, तो कोई जरूरी नहीं कि इस साल भी मैथ्स ही टफ हो। इस साल हो सकता है कि मैथ्स ईजी हो, रीजनिंग टफ हो, और अगले साल ऐसा हो सकता है कि मैथ्स रीजनिंग ईजी हो और कॉम्प्रिहेंशन टफ हो। तो आपको क्या करना है, जो बेसिक टॉपिक्स आपको सिलेबस में प्रिस्क्राइब है CSET के, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं, 2013 से लेकर 22 तक के सारे लगा लेने हैं। मैं इतना आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 2013 से 2022 तक के सारे टॉपिक्स अगर आप CSET के लगा लेते हैं, ठीक है, बेसिक सारा टॉपिक्स पढ़ने के बाद, CSET के चलते आपको कम से कम मेंस देने से कोई नहीं रोकेगा, CSET आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर डरना है तो डर सकते हो आप, बट इतना काम कई लोग नहीं किए होते हैं। देखो, मैं आपको सच सच बताता हूँ, CSET कई लोगों का नहीं हुआ, उसका एक कारण ये था कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस की थोड़ी ज़्यादा मात्रा कभी कभी रहती है लोगों में, तो वो लोग, जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ मैथ्स के भरोसे जाते हैं CSET देने के लिए। अब मैथ्स टफ आ गया तो उनका रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन रेडी नहीं था, इस कारण से उनका नहीं हुआ।
क्योंकि उस सीसेट के पेपर को रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के भरोसे निकाला जा सकता था, लेकिन उनका फोकस अभी तक रहता था सिर्फ मैथ्स पर, और मैथ्स ईजी आता था। इस बार मैथ्स डिफिकल्ट हो गया और उन्होंने रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा नहीं था, ठीक है। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो लोग ट्रेंड के अनुसार जा रहे थे। बट यूपीएससी जो है वो ट्रेंड फॉलो नहीं करते, उसका एक ही ट्रेंड है कि उसका कोई ट्रेंड नहीं है। यानी यूपीएससी है एक अनएक्सपेक्टेड एग्जाम, अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन। उसने आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब कर रखा है, आप पूरी सिलेबस की होलिस्टिकली तैयारी करिए, आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इन स्टेप्स को आपने शायद कॉपी में लिख लिया, अगर नहीं लिखा है तो फिर से लिख लीजिए। स्टैटिक पोर्शंस के बुक को पढ़ना है 4 बार, ठीक है, जिसमें से एक बार का टारगेट हमारा रहेगा 15 फरवरी तक का, या 14 फरवरी रख लेते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे है, तो ये पूरा कंप्लीट करके आप मुझे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट दे सकते हो, तोहफा दे सकते हो। दूसरा काम, बैक टू द बेसिक्स पर ही मैंने आपको जितने एमसीक्यूज कराऊंगा स्टैटिक पोर्शंस के, पूरा आप उसके गो थ्रू करिए। इसके हेल्प से आपका क्या होगा, माइंड एक्टिवेट हो जाएगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को पकड़ने के लिए स्टैटिक पोर्शन से। फिर करंट अफेयर्स की आपको क्या करनी है, मैगजीन्स पर मैं वीडियो बनाऊंगा टॉपिक वाइज, जैसे मंथ वाइज नहीं बनाऊंगा, मैं टॉपिक वाइज बनाऊंगा। पॉलिटी का एक जगह, इकोनॉमी का एक जगह, इन्वायरमेंट का एक जगह, इस तरह से करके। उसको कुछ नहीं करना है, ईयरफोन लगा करके उसको सुनिए और कॉपी में आराम से उसकी नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इससे आपका करंट अफेयर्स भी लगभग हॉलिस्टिकली कवर हो जाएगा। हाँ, कुछ जो मैं उसमें बताऊंगा आपको कि ये काम आपको एक्स्ट्रा करना है। जैसे कुछ प्लेसेस हैं आएंगे बीच में, तो मैं उसको बोलूँगा कि इस प्लेस को मैप पर प्रतिदिन देखो जब तक कि पूरा याद ना हो जाए। जैसे पिछले 2 साल में मैं यही प्रैक्टिस करता था कि अफगानिस्तान में जब वॉर चल रहा था तो अफगानिस्तान के आसपास कौन सी कंट्रीज है, तो उस साल 22 में वही क्वेश्चन आ गया। फिर पिछले साल यूक्रेन के आसपास कौन कौन से प्लेसेस हैं, तो जिसमें डोनेट्स्क, लुहान्स्क, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक टाइबेरियस जगह कहाँ पर है वो पूछा गया। तो ये सारे मैप बेस्ड में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि ये प्लेस को जाकर के मैप में देखो, और बस उसको आपको मैप में देखना है। तो ये सबको आप लिख के रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से काम आपका लगभग आसान हो जाएगा। इससे देखो कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने यही किया है, मेरे 3 बार प्रीलिम्स हो गए हैं। और जितने भी लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे भी बात करता हूँ तो किए वो लोग यही हैं, ठीक है। कई बार यही करके उनका नहीं भी हुआ है, बट कर आप यही सकते हैं। तो दिस इज इन योर हैंड, आई मीन दिस इज अ फैक्टर विच यू कंट्रोल एंड देर आर अदर फैक्टर्स विच यू डोंट कंट्रोल। डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज worrying about that is not going to fetch us any good fortune or good result which is not in our hand। उसके बारे में सोच के आपको कुछ मिलेगा नहीं, पर जो आपके हाथ में है वो यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। अगर आप इसको 4 बार करते हैं, यानी 4 बार आप अपने स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करते हैं, 4 से 5 बार जो आपने करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। 2 से 3 कंप्लीट स्टैटिक के सेट आप एमसीक्यूज लगाते हैं, यानी एक सेट तो मेरे साथ लगाएंगे जिसमें 6-7 हज़ार हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर आप दिशा पब्लिकेशन का एक सेट उठा लेते हैं, उसको पूरा मारते हैं। फिर मान लो आप फोरम वाइज का उठा लेते हैं, उसको पूरा उस पूरे एमसीक्यूज को लगाते हैं। तो इस तरह से आपके लगभग 16-17 हज़ार एमसीक्यूज मिनिमम हो जाएंगे। इसके साथ मिनिमम 40 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। इतना आप लगाने के बाद आपको क्या लगता है, प्रीलिम्स आप देने जाओगे तो कॉन्फिडेंट फील करोगे या नहीं करोगे? और क्या ऐसे कॉन्फिडेंट फील करते हुए आप प्रीलिम्स देने गए हो और आपका नहीं हुआ है? आप मुझे बताइए। जनरली प्रीलिम्स नहीं होता तो उसका कारण ये भी होता है कि मन में पहले से चल रहा होता है कि जो पूरी तैयारी की जा सकती थी, यानी मैं कुछ और कर सकता था यहाँ आने से पहले। जब आप ऐसी सोच के साथ जाओगे तो रिजल्ट के चांसेस 50-50% ही रहेंगे। इस बार आप उस चांसेस को 99-1 कर दीजिए, यानी 99% तो मेरा हो ही रहा है, बट अगर लक बहुत ज़्यादा मेरे फेवर में नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो ठीक है भाई, फिर उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे और फिर से उसी मेहनत को आगे करेंगे। बट कम से कम 98-99% तो सक्सेस को अपने फेवर में करें, और वो हमारे हाथ में है। और उसके लिए आपको यही ईजी काम करना है। वैसे इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बिकॉज बोलना आसान है, लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने वही काम किया है। मैं लगभग 20,000 प्लस MCQs मैंने खुद से सॉल्व किए अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। प्लस IAS बाबा का मैंने एक 56 टेस्ट का सीरीज लिया था, उसके सारे इंटायरली मैंने सारे टेस्ट दिए थे, जिसमें मेरे बहुत कम भी नंबर आते थे, यानी 200 में मतलब 30 मार्क्स भी आते थे, फिर भी मैं दूसरा टेस्ट देता था। और किसी मेरे 120 भी मार्क्स आए फिर भी मैं अगला टेस्ट देता था। बट मैंने वो सारे टेस्ट दिए, दैट इज़ द थिंग। तो यही काम आपको भी करना होगा। प्लस इसी बीच अगर आप कभी डीमोटिवेटेड फील करते हैं, आपको लगता है कि अब पढ़ने का क्या क्या महत्व रह गया है, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है,
उसके लिए आप ऐसा करिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, बट मैं जब भी खाली रहूँगा अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में, मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं सबको मैसेज कर रिप्लाई करके ही सोता हूँ। ठीक है, तो आप उसके लिए भी होपफुल रहिए कि आपके एक छोटे भाई के रूप में या बड़े भाई के रूप में मैं वहाँ रहूँगा, अवेलेबल रहूँगा आप लोगों के साथ में। तो बस यही आप लोगों से गुजारिश है कि इस छोटे से स्कीम का पालन करिए और डर को भूल जाइए, टेंशन को भूल जाइए। फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे वो सब भूल जाइए। ठीक है, मम्मी पापा का बहुत पैसा लगा है वो सब भूल जाइए कि मम्मी पापा का पैसा आप ही के लिए था, आपके लिए लग गया। अगर पढ़ाई पे खर्च नहीं करते हैं तो उनको जल्दीबाजी रहती है आपकी शादी करने की, क्योंकि दहेज का पैसा उनके पास जमा रहता है, तो भाई वो कर देते हैं। क्योंकि देखो दहेज तो खैर लेना बुरी बात है, देना बुरी बात है, बट वो आपके मम्मी पापा पैसा पे खर्च कर चुके हैं, या आपका 2 साल 3 साल 4 साल वेस्ट हो चुका है, या फिर आपकी तैयारी अभी तक आपने नहीं की है या की है, जो भी है उसको यहाँ फील करोगे तो आपका रिजल्ट के चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे। यानी टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से रिजल्ट की पॉसिबिलिटी कुछ नहीं बढ़ेगी, घटेगी। तो वो सारे काम नहीं करना है, करना बस ये है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, या तो जो मैं बता रहा हूँ वो करिए, या फिर आप किसी भी और मेंटर की बात सुन रहे हैं तो आपको किसी गाइडेड प्रोग्राम की तरफ अगर ले जा रहे हैं तो फिर आंख मूंद के उनके साथ चलिए। ठीक है, और अगर आपका सफलता होता है तो आप उनको धन्यवाद दीजिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मेहनत दोबारा करिए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा कठिन तो एग्जाम है ही है। ठीक है, इसमें मेहनत के अलावा 1% लग चाहिए, लेकिन 99% आप एग्जाम को अपने कंट्रोल में ले आए दोस्तों। तो बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इससे रिलेटेड मैंने जो जो चीज़ें बोली वो सारा चीज़ मैं लेकर आऊँगा, यानी करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज कलेक्शन में आपको न्यू ईयर से प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। कंसीडर इट गिफ्ट फ्रॉम योर ब्रदर। एंड हाँ, सी सेट का भी मैं PYQ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा 2013 से 2023 तक का। ठीक है, बट दैट विल कम लिटिल लेट। ये जब करंट अफेयर्स वाला पूरा सेशंस कंप्लीट हो चुका होगा देन हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। तो किसी भी चीज़ के लिए हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि सी सेट इस बार होगा ही नहीं या बहुत टफ हो गया है अब तो क्या होगा, ये सब कुछ मत सोचो। या फिर वो ऑप्शन वाला जो जो इशूज था कि अब तो एक अलग तरीके से ऑप्शन पूछा जा रहा है तो मैं इन सब बुक्स को सॉल्व करके, वैसा कुछ नहीं, वो आपको एनीवेज फायदा करेगा। क्योंकि क्या है, अगर आपको करेक्टली पता है कि ये स्टेटमेंट सही ही है या स्टेटमेंट गलत ही है तो वो ऑप्शन कैसे भी दे, क्या फर्क पड़ता है, आप तो उसको मारोगे ही। दिक्कत तो तब आती है ना जब आप आधे नॉलेज के भरोसे ही गए हो कि अगर मुझे एक भी नहीं आता होगा, एक भी आता होगा तो मैं उसके अनुसार से एलिमिनेट कर दूंगा और फिर मैं 50-50% गेस कर लूंगा। अब तो इस भरोसे में गए हो, इस भरोसे में जाओगे तो 50-50% ही चांस भी रहेगा आपके सिलेक्शन का भी, क्योंकि 50% चांसेस आपके एलिमिनेशन के। तो ये सारे चीज़ों नहीं, एकदम अपने प्रॉपर प्योर हार्डवर्क पर हम लोग बिलीव करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे आपका दिमाग ही बताने लगेगा कि आपको किस तरीके से सही क्वेश्चन तक पहुंचना है। जब आप इतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि आपका माइंड जब भी आपको गाइड देगा, इंट्यूशन भी बोलेगा, गट फीलिंग बोलेगी कि सी आंसर है, तो 90% चांसेस रहेगा कि सी ही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों चलिए बने रहिए, ज़्यादा इसको लेक्चर की तरह नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने ये बस 5 मंथ्स स्ट्रेटजी बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और मैं कोई बस बड़ा स्ट्रेटजी बाज नहीं हूँ, आपने देखा होगा कि मैंने आपको जो बताया वो की फैक्ट्स बताया, ये काम करना होगा। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट तिगड़म और ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं फॉलो किया आज तक कोई ट्रिक या तिगड़म, क्योंकि मुझे डर लगता है जब तक मेरा हॉलिस्टिक सिलेबस कंप्लीट ना हो। कि मुझे लगता है कि मान लो कि ट्रेंड यूपीएससी का ये है, बशर्ते यूपीएससी कुछ और ही पूछ ले अपने सिलेबस से जो कि उसके ट्रेंड का पार्ट नहीं है, तो हम लोग उसको मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि आपने अपने ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अपना सिलेबस तो फॉलो कर रही है। चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़िए टेलीग्राम में अगर आपको फील होता है कि आपको किसी मेंटर से बात करने की आवश्यकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।